नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सहकारिता भवन पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। सहकारिता भवन में जब उन्हें कोई नहीं मिला तो वे इस पर नाराज भी हो गए। निरीक्षण के दौरान ज्यादातर अधिकारी गायब मिले। इस दौरान मुख्य सचिव व्यवस्थाओं पर भड़के नजर आए। अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके बाद उन्होंने यूपी कॉर्पोरेटिव यूनियन का निरीक्षण किया। वहां भी महाप्रबंधक से लेकर प्रबंध निदेशक तक अनुपस्थित मिले। मौके पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही मिले। करीब 90% अधिकारी कर्मचारी इस औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए। नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से उनकी नोकझोंक हुई। बाद में उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील कुमार साजन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। साथी कल राजभवन गए थे ज्ञापन देना, क्योंकि सरकार पे तो कोई भरोसा है नहीं। सरकार की अगर मंशा होती तो योगी जी को पत्र लिखना चाहिए था, मोदी जी को कि एग्जाम ना कराएं, बात करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये छात्र विरोधी सरकार है, और मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही, प्रधानमंत्री जी कैसे बदल गए। प्रधानमंत्री जी ने तो इस कोरोना महामारी की शुरुआत में पूरे देश को एक संदेश दिया था। है ये बात तब कही थी जब हिंदुस्तान में कुल कोरोना संक्रमित 500 लोग रहे होंगे, पूरा देश बंद हो गया। जब 33 लाख हो गए, हजारों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं कोरोना महामारी से, तब आपने जिद पकड़ ली है कि जान के बदले एग्जाम। तो समाजवादी पार्टी ने यही कहा है कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर के, जब कई राज्यों में बाढ़ आई है, लॉकडाउन के चलते ट्रेन नहीं चल रही है, मेट्रो नहीं चल रही है, बसें नहीं चल रही हैं, कहीं रहने का इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम नहीं, तो आखिर आप कैसे परीक्षा करा लेंगे। विपक्ष और सत्ता का नहीं है। मुझे लगता है इस महामारी में पूरा देश एक साथ है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रही है। जब आपको इस देश में ताली बजवाना था तो आपको समझ में आ गया, जब थाली बजवाना था तो समझ में आ गया। कौन कौन से टुटके आपने बताए। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है। अलग अलग देशों में लोग अपने डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्टों के माध्यम से लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये देश में बीजेपी सरकार ने ताली और थाली बजा करके आप कोरोना से लड़ पाएंगे। अरे आपको जो इंतजाम करने चाहिए थे, जो अस्पतालों में इंतजाम करने चाहिए थे, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, वो काम तो सरकार ने किया नहीं, ब्रांडिंग करती रही। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तेजी के साथ इस देश में, हमारे देश में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है, एक बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। इस भयावह स्थिति के सामने भी कांग्रेस के लेटर बम के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर खूब मंथन भी हुआ था, लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को निशाना बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, जो 23 सीनियर लीडर्स ने एक पत्र लिखा, उसमें सीडब्ल्यूसी में चर्चा हो गई। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसका संज्ञान लेकर और अंतिम फैसला भी दे दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा गया, और प्रस्ताव में भी, सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में भी आया कि सार्वजनिक रूप से कोई अपने विचार रखते हैं तो वो नहीं रखना चाहिए। पार्टी फोरम पे हर चीज़ के ऊपर, हर विषय के ऊपर चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए।
उसमें कोई रोक नहीं है, तो मामला अपने में समाप्त हो जाता है। जो जिला लखीमपुर खीरी के प्रस्ताव की बात है, उनके पदाधिकारियों के द्वारा अपनी बात है, तो वो अपना व्यक्तिगत बात विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का CWC से बड़ा पॉलिटिकल फोरम पार्टी का कोई नहीं है। और वहाँ पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं इस पूरे मामले का पटापेक्ष कर दिया, तो उसके बाद कोई ना चर्चा की आवश्यकता है और ना ही किसी भी बात की आवश्यकता है, और ना ही उस पर गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में लिए फैसलों को और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के दिए गए एक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कहते दुख है कि भारत सरकार ने कोई भी कॉन्क्रीट टैंजिबल प्रपोजल नहीं रखा। भारत सरकार ने इतना बता दिया कि एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपको आरबीआई से दे दिए गए हैं, आप चाहें तो उसमें लोन ले लीजिए। भारत सरकार ने जब जीएसटी पास किया था, पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ था, तब तो आपने इसको इस तरह सेलिब्रेट किया था जैसे कि टैक्स नहीं लगा रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। और आज जब उस टैक्स को देने की बात आई, जो आपने वादा किया था, जो कमिटमेंट किए थे, जो फॉर्मूला आपके वित्त मंत्री ने तय किया था कि 14% कंपनसेशन के साथ पर एनएम उसको दिया जाएगा, उसमें अब आप दिक्कतें बता रहे हो। तो प्रदेश सरकारें क्या करें? कोई भी प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आज जो उत्तर प्रदेश सरकार किसी की तनख्वाह नहीं दे पा रही, आज उत्तर प्रदेश सरकार इलाज नहीं करा पा रही, आज उत्तर प्रदेश सरकार एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रही, वो आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं भरा पा रही, पुलिस में महिला प्रकोष्ठ में पैसा नहीं मिल पा रहा, मुख्यमंत्री सचिव की जो वो शिकायत प्रकोष्ठ था उसमें तनख्वाह नहीं मिल पा रही। तो आज या तो प्रदेशों को बैंकरप्सी पे ला करके खड़ा कर दो, डिक्लेयर कर दो। ये बहुत गलत बात है। भारत सरकार अपने किए हुए वायदों से पीछे हट रही है। और शिक्षा मंत्री जी का ये बयान कि वो क्योंकि परीक्षा कराने जा रहे हैं और इसलिए लोग नीट का डाउनलोड कर रहे हैं एडमिट कार्ड, या जेईई का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, और इस वजह से ये साबित होता है कि वो निश्चित रूप से वो देना चाहते हैं इम्तहान। ये वैसा ही बयान है जैसे कि हमारे घर में आग लगी हो और आदमी घर छोड़ के भागने लगे तो उससे कहा जाए कि आदमी जो है घर से बाहर रहना चाहता है, इस वजह से वो घर से बाहर भाग रहा है। आप अगर शिक्षा इम्तहान कराओगे, जो बच्चा उसको देना चाहता है वो एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करेगा, कैसी बात है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत कंपैरिजन है, एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन है, और इसका कोई मतलब नहीं होता, तथ्यों से परे है। कोई आदमी नहीं जाना चाहता, कोई अपनी जान पे बाजी पे नहीं लगाना चाहता, कोई उस पे नहीं लड़ना चाहता। आप सारे एक तरफ से तो आप सारे प्रोसीजर्स पे, सारे फंक्शंस पे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे, सारे संगठनों पे, सारे सामाजिक कार्यों पे, धार्मिक कार्यों पे, इकट्ठे होने के कार्यों पे आप बैन लगाते जा रहे हो, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम का आप इम्तहान एक जगह कराना चाह रहे हो। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। मुझे पता नहीं कौन इनको एडवाइस दे रहा है, गलत एडवाइस है, अभी से उसको रोक दीजिए, ये मैं निवेदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के प्रतिनिधि पद के चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। कन्नौज और छिबरामऊ में सपा प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हो गए हैं। गुरसहायगंज में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया था। इससे अब तिरवा, छिबरामऊ और गुरसहायगंज में बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, जिसको लेकर सपा के सदर विधायक अनिल दोहरे ने बताया कि सरकार के इशारे पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए गए। ये लोकतंत्र की हत्या है। कन्नौज में नामांकन होना था अध्यक्ष की। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल यादव उनके प्रस्तावक समर्थक को लेकर बैंक पहुंचे 10:30 बजे। तो पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया कि अभी रुक जाइए, अभी नामांकन नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ खड़े हो गए। जब हम लोगों का समय हो गया नामांकन कराइए, तो प्रशासन ने, पुलिस ने हमारे प्रत्याशी, हमारे समर्थक राजेंद्र सिंह यादव फूल ब्लॉक में घोरापुर को जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। जब हमने पूछा ये सब क्या हो रहा है, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा ये वांटेड है। हमने किस में वांटेड है बताइए, कोई बात नहीं कर पाए। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा नामांकन पहले हो जाने दीजिए, बाद में अगर वांटेड होंगे तो ले जाइए।
तो उस तरह मामला शांत हुआ। जैसे नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हम लोगों ने भेजा प्रत्याशी को, तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थनगर में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धीरज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि यूपी में ठाकुरों की सरकार चल रही है और इस आरोप को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार ने संजय सिंह पर 9 जनपदों में मुकदमे दर्ज करवाए। उसी को लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस बात को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार ने मुकदमे दर्ज करवाए, उस बात की पुष्टि बीजेपी सरकार के ही सीएम के गृह जनपद के विधायक डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने की है, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य भी यही है कि विगत कुछ दिनों पहले हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद राज्यसभा माननीय संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार पे एक आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है, और उस आरोप से परेशान, उस आरोप से आग बबूला हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय सांसद जी पे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में मुकदमे दर्ज करवाए थे। पूरे 9 जिलों में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आज बहुत संतोष के साथ हम इस बात को आपसे कहना चाहेंगे कि जो आरोप माननीय सांसद जी ने उत्तर प्रदेश सरकार पे लगाए थे, आज उन्हीं आरोपों को पुष्टि करी है सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जनपद के विधायक माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने। अग्रवाल जी ने भी इस बात को स्पष्ट तौर पे, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक कार्यकर्ता से इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। माननीय सांसद जी ने भी यही बात कही थी और उनके ऊपर 9 जिलों में मुकदमे। मुरादाबाद में आज सुबह से बारिश से मौसम सुहाना हो गया, वहीं कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर आया। मुरादाबाद में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। शुक्रवार सुबह होने पर बारिश तेज हुई और आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। सुबह करीब 10 बजे बारिश रुकी तो लोगों ने कामकाज वाले स्थानों का रुख किया। उस वक्त सड़कों पर जलभराव के हालात बने रहे। जिन स्थानों पर गड्ढे हैं वहां जलभराव होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुख्य मार्गों पर गड्ढों में जलभराव के चलते लोग दिक्कतों से जूझे रहे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एटा में विकास कार्यों को लेकर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। दरअसल जिले के निधौली कला नगर पंचायत में साल 2017 और 18 में विकास कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान निर्माण कार्य के लिए कुछ सामग्री नगर पंचायत में खरीदी गई थी और इस मामले की एक शिकायत की गई, जिसकी जांच उप जिलाधिकारी ने की
तो विकास कार्यों के नाम पर जमकर घोटाले का मामला सामने आया और जांच के बाद तत्कालीन निधौली कला चेयरमैन दिनेश गुप्ता और अधिशासी अधिकारी अनिल भास्कर से वसूली के लिए आदेश शासन की तरफ से जिलाधिकारी को दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि तत्कालीन ईओ और चेयरमैन दोषी पाए गए हैं, दोनों से वसूली की जाएगी और दोनों के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है। बता दें कि 95 लाख वसूल कर शासन के खाते में जमा कराया जाएगा। अनियमितता पाई गई थी या टोटल 95 लाख रुपए का अनियमितता की गई थी। तो शासन के आदेश आए इसमें कि इनमें दो तत्कालीन ईओ थे उनसे और दो तत्कालीन जो चेयरमैन थे जो इसके लिए दोषी हैं, इन दोनों से इसकी वसूली आधी आधी कराई जाए। तो दोनों के विरुद्ध हमने आरसी जारी कर दी है वसूली कराने के लिए, तत्कालीन ईओ के विरुद्ध और तत्कालीन जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध। तो इन दोनों की वसूली क्षतिपूर्ति 95 लाख वसूल करके और शासन के खाते में इसको जमा किया जाएगा। क्या घटिया लाइटें सर इनके द्वारा खरीदी गई थी? हाँ, इसमें कुछ घटिया लाइटें खरीदी गई थी या कुछ नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर जाकर काम कराया गया था, निर्माण कार्यों में अनियमितता थी। पीलीभीत में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार दंपति से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला पीलीभीत का है, जहां अनियंत्रित होकर बाइक पलटने से महिला का पति घायल हो गया। वहीं पुलिस के इस रवैये से नाराज लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे सदर कोतवाल ने पीड़ितों पर बल प्रयोग किया। मथुरा थाना फरहै पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान संयुक्त टीम में 40 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 27 अगस्त को थाना फरहै पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से सूचना पर एक वाहन को टोल प्लाजा के पास पकड़ा। उसमें अंडे की क्रेट्स के नीचे शराब हरियाणा मार्का छिपाई गई थी। 530 पेटी कुल शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजार की कीमत अनुमानित लगभग 40 लाख है। इसमें 2 अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी मालिक अभी फरार चल रहा है। अभियुक्तों की तलाश जारी है। इस संबंध में थाना पर फरहै पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जालोर में महिला सिपाही के पति की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरी का है, जहां महिला सिपाही के पिता, भाई और मामा ने ही घटना को अंजाम दिया है। दरअसल महिला सिपाही ने घरवालों की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिससे वो परिजन नाराज थे। महिला अभियोजन कार्यालय उरई में तैनात है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता और भाई को गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी मामा मौके से फरार हो गया। वहीं फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। उनके पति की हत्या कर दी गई है और जो जानकारी मिली है, 2 लोग हमने पूछताछ के लिए। जो मृतक है मनीष के ससुर यानी महिला कांस्टेबल के पिता और महिला कांस्टेबल के भाई, उन लोगों ने चाकू से कूटकर इसकी हत्या की है। वो लोग आज जो किराए के मकान में रहती है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी दौरान कोई वाद विवाद इनका आपस में हो गया और उसी में उन्होंने चाकू कूटकर उसकी हत्या कर दी। सर, हत्या की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अभी लगभग आधा पौने घंटे पहले घटना है। इसमें पूछताछ उन लोगों को थाने पर लाया गया है, पूछताछ कर रहे हैं। जैसा भी आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। कुछ लोग गिरफ्त में आए हैं वो? हाँ, वो लड़की के पिताजी। सीतापुर के मत्तेपुर में खलिहान में दर्ज जमीन पर अवैध तरीके से मकान का निर्माण जारी है। प्रार्थी
सहज राम लगातार एसडीएम और पुलिस को तहरीर दे रहा है, लेकिन ना राजस्व कर्मचारी सुनते हैं ना ही पुलिस कर्मचारी, और निर्माण रात दिन चल रहा है। वहीं प्रार्थी का आरोप है कि दबंग निर्माणकर्ता ने राजस्व कर्मचारी और पुलिस को भारी मात्रा में रिश्वत दी है, जिससे कोई राजस्व कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी सुन नहीं रहा है और दबंग खुलेआम पक्का मकान का निर्माण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रार्थी के विरोध किए जाने पर दबंग ने जान से मारने की धमकी भी दी है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। हाँ साहब, खरिहान की जगह हम दही तो बनाते रहे जी, तो का हम सबको छोड़ कर आधे दे कर आधे मांगते रहे, तो वहाँ आधे दे नहीं रहे हैं जी। तो हमारी बेटी भगा दिन है, अपना बनाए रहे हैं, कब्जा कर दिन है। तो यह है हमारे हजूर है साहब, और कोई तकलीफ ना। ये जमीन कह रहा है साहब, ये जो जमीन है जिसपे मकान बना रहे हैं, नेपाल पुलिस जो है मिली जुली होकर सरकार बनवा रही है, हमारे को सुनी जा नहीं रही है। क्या नाम है आपका? सहज राम। कौन सा गाँव है ये? मत्तेपुर। ये जमीन सरकारी है? हाँ सरकारी है। यहाँ पे एक भाई दबंगे से कब्जा कर रहे हैं। अब कुछ तो है नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पे लेखपाल या पुलिस कोई लेखपाल पुलिस तो आता है जी, लेकिन यहाँ से अब मोहम्मदपुर तक जाता है काम शुरू। अच्छा, काम शुरू है। अच्छा, इसका मतलब है कि लेन देन करके इसको समाप्त कर दिया जाता है? लेन देन जो कुछ हो तो कुछ है नहीं है। आपका नाम? अमेठी के समाजवादी पार्टी की जिला महिला महासचिव गुंजन सिंह ने हाल में ही बलिया जनपद के वरिष्ठ पत्रकार रतन सिंह की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च अंबेडकर तिराहे से शुरू होकर अमेठी के गांधी चौक पर खत्म हुआ। वहीं जिला महिला महासचिव ने कहा कि पत्रकार हमारा देश का चौथा स्तंभ है और वो ही असुरक्षित है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको सुरक्षित रखना सरकार और शासन प्रशासन सबका कर्तव्य है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सामूहिक बीमे की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस भी प्रदान किए जाएं, जिससे वो खुद की अपनी सुरक्षा कर सके। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? किस प्रकार का आपने अभी जुलूस निकाला? बलिया में अभी जो वरिष्ठ पत्रकार रतन सिंह राजपूत की बहुत निर्मम तरीके से हत्या हुई है, इसी को इसमें हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। अब ये देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला हमारा पत्रकार साथी जो है, वो बीजेपी के राज में इस तरह से समस्या है कि पूरी तरह से वो असुरक्षित है। हमसे सरकार से यही मांग करते हैं कि क्या नाम है, हमारे जो पत्रकार साथी की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, उनके परिवार को जो उचित मुआवजा मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले, और उनको जो है वो सब लाइसेंस का जो है मुहैया प्रदान की जाए, उनके लिए बीमा की पूरी तरह सुविधा हो। हम इससे सरकार से ये चाहते हैं। बांदा से दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया है। दरअसल मामला बांदा के निभौर गांव का है, जहां एक मृतक परिवार के लोग और रिश्तेदार ट्रैक्टर में सवार होकर शव के अंतिम संस्कार करने के लिए यमुना नदी जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और लगभग 25 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया। वहीं सभी घायलों को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत के चलते 25 लोगों को अस्पताल में रेफर किया गया। अभी ट्रैक्टर पलटा था, कुछ लोग घायल अवस्था में आए थे क्या? 26 मरीज आए थे, जिनमें से एक मृतावस्था में था, 25 लोग घायल थे। उनका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल बांदा भेजा गया है। क्या ज़्यादा सीरियस थे? हाँ, सीरियस, काफ़ी सीरियस थे। कहाँ कहाँ चोटें लगी थी? उनमें किसी का पैर टूटा था, किसी के हाथ टूटा था, किसी की छाती में था, अलग अलग जगह थी। कितने लोग रिफर किए गए? 25 लोग रिफर किए गए। ट्रैक्टर पलटा है, कई लोग घायल हैं। अगर निभौर में जा रहे थे ये लोग अंत्येष्टि करने वहाँ गाँववासी, तो निभौर के पास में एक ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे, उसमें करीब 23 लोग सवार थे। उसमें ट्रैक्टर ट्राली सहित पलट गया, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। एक आदमी, एक लड़का जो है मर गया है।
सभी को यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में ट्रीटमेंट दे करके जो गंभीर रूप से घायल थे उनको सब जिला अस्पताल भेजा गया। अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।